सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें असेसमेंट सांख्यिकी के बारे में बात करी हुई है। तो शिक्षा व मनोविज्ञान में सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी अर्थ व उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई व अर्थ, फिर परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी। फिर तीसरा, सांख्यिकी के कार्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे। फिर कार्य के बाद में इसकी आवश्यकता व महत्व के बारे में अध्ययन कर लेंगे। आवश्यकता व महत्व, अंत में निष्कर्षतः या सारतः कौन कौन सी बातें हैं वो अपन पढ़ेंगे। अर्थ व उत्पत्ति। सांख्यिकी के लिए अंग्रेजी शब्द स्टैटिक्स का उपयोग हम करते हैं। स्टैटिक्स का उपयोग करते हैं। सांख्यिकी के लिए हम अंग्रेजी शब्द स्टैटिक्स का उपयोग करते हैं। कुछ विद्वान लैटिन भाषा के लैटिन लैंग्वेज स्टैटिस्टा से मानते हैं। अर्थात स्टैटिक्स जो भी इनके आई है, स्टैटिस्ट का भी उपयोग किया जाता है, वो स्टैटिस्टा लैटिन भाषा के स्टैटिस्टा से मानते हैं। यूल एवं कैंडल जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इसकी उत्पत्ति स्टेट से बताते हैं, है ना। यूल एंड कैंडल दो मनोवैज्ञानिक है। मध्य युग में इसका अर्थ राजनीतिक राज्य था, है ना, पॉलिटिकल स्टेटस था। सांख्यिकी उस समय राजनीतिक तंत्र का अंग हुआ करती थी। राज्य कर्मचारियों द्वारा इसका प्रयोग राज्य से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए किया जाता था, जैसे जन्म दर, है ना, मृत्यु दर और राज्य की आय इत्यादि इत्यादि। उद्योग भी अगर कुछ हो तो वो भी आ गया, है ना, तो बढ़ गया। तो सांख्यिकी के लिए अंग्रेजी का शब्द है स्टैटिक्स। कुछ विद्वानों ने लैटिन भाषा के स्टैटिस्टा शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, परंतु यूल व कैंडल ने क्या किया है, इसकी उत्पत्ति स्टेट से बताई है। मध्य युग में इसका अर्थ परिवर्तन हुआ है और राजनीतिक राज्य पॉलिटिकल स्टेट्स
था। सांख्यिकी उस समय राजनीतिक तंत्र का अंग हुआ करती थी। राज्य कर्मचारियों द्वारा इसका प्रयोग धीरे धीरे राज्य से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता था, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, राज्य की आय, उद्योग धंधे इत्यादि। परिभाषाएं। पहला, लॉबिट के अनुसार सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीकरण से संबंधित एक अध्ययन है जो संबंधित घटनाओं का विवरण, विवेचन एवं तुलना करती है। दूसरा, सुटक्लिफ के अनुसार, ये भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक है इसलिए इनके नाम थोड़े इस तरह से ही होंगे। सुटक्लिफ के अनुसार सांख्यिकी पूर्व निश्चित उद्देश्यों से संबंधित निष्पक्ष और विधिवत ढंग से जुटाए गए तथ्यों का एकत्रीकरण करना, सारणीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना और विश्लेषण करना बताया गया है। इसमें अगला फर्ग्यूसन, जो बहुत बड़े वह भी हुए हैं, चिंतककार भी हुए हैं और मनोवैज्ञानिक भी हुए हैं। फर्ग्यूसन ने कहा है कि सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों, परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री का संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। कार्य में पहला जो कार्य है इसका, किसी घटना अथवा परीक्षण, किसी घटना परीक्षण से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों को संकलित या एकत्रित करना। किसी घटना परीक्षण से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों को संकलित या एकत्रित करना। मान लीजिए कोई घटना होती है, आप कोई परीक्षण कर रहे हैं, उससे संबंधित बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, उसको संकलित व एकत्रित करना ही सांख्यिकी है। दूसरा, प्राप्त आंकड़ों तथ्यों को समयानुसार अथवा स्थानानुसार व्यवस्थित करना। स्थानानुसार व्यवस्थित करना। प्राप्त आंकड़ों को, अर्थात यहाँ जब हमने एकत्रित कर लिए हैं, उन आंकड़ों और तथ्यों को समयानुसार एक निश्चित समय में, स्थानानुसार एक निश्चित स्थान के अनुसार उसको व्यवस्थित करना पड़ता है, उसको क्रमबद्ध करना पड़ता है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से उसको रखना पड़ता है ताकि उसके मूल्यांकन में किसी प्रकार की दुविधा न हो। तीसरा, प्राप्त आंकड़ों या तथ्यों का वर्गीकरण या सारणीकरण करना।
आपने देखा होगा कि जो आंकड़े व तथ्य होते हैं उसका वर्गीकरण या सारणीकरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें। इसकी वर्गीकरण है, उसमें कई प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, उसको सारणीयन बना करके सारणीकरण करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बालक बालिका का उसको वो पिछड़ा बालक है क्यों है उसका पता करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको क्या है उन बालक बालिकाओं से पहचानना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा। जब उन बालक बालिकाओं की पहचान हो जाएगी तो उसका सारणीकरण करना पड़ेगा, किस पृष्ठभूमि से आया है, उसकी पारिवारिक आय कितनी है, पिताजी की पिता कौन है, माता कौन है, कितने भाई बहन हैं, पारिवारिक आय क्या है, उन समस्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके सारणीकरण बनाना पड़ेगा, सारणीकरण करके उसका वर्गीकरण करना पड़ेगा कि भी ऐसा बालक क्यों है। अगला जो है चौथा, प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या। प्राप्त आंकड़ों या तथ्यों की व्याख्या व्याख्या तथा विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचना। प्राप्त आंकड़ों तथ्यों की व्याख्या तथा विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचना। उन प्राप्त आंकड़ों का जब व्याख्या की जाती है और संश्लेषण विश्लेषण विधि के माध्यम से क्या किया जाता है, उन आंकड़ों को परिणाम तक पहुंचाया जाता है, अर्थात उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन में इन बातों का ध्यान रख करके ही वो निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। अगला है विभिन्न आंकड़ों या तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना। विभिन्न तथ्यों या आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना। आपने देखा होगा बहुत सारी जो बातें होती है वो तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत आती है। अमुक बालक बालिका से किस प्रकार किस श्रेणी में आगे है। तो जब वो तथ्य व आंकड़े दोनों बालक बालिकाओं के इकट्ठा किए जाते हैं, उन दोनों बालक बालिकाओं अथवा बालक हो अथवा बालिका हो, उन दोनों बालक बालिकाओं को समान रूप से वो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, परंतु किस प्रकार वह मतलब यूँ पिछड़ जाते हैं अध्ययन अध्यापन से, या फर्स्ट रैंक आती है अथवा ए ग्रेड आती है, बी ग्रेड आती है, उन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करता है तो सो एंड सो छात्रा से किस प्रकार वह आगे है। यदि हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके परिवार के बारे में पढ़ेंगे, उसकी दिनचर्या के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें सभी तरह की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आंकड़े सामने हमारे पास में आएंगे और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अगला जो है छठा, विभिन्न आंकड़ों में सहसंबंध स्थापित करना। विभिन्न आंकड़ों या तथ्यों में सहसंबंध स्थापित करना। यह भी बहुत अच्छा बिंदु है। सहसंबंध, एक का दूसरे से कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से संबंध रहता है, उसको दर्शाया जाता है। जब वो आंकड़े वो इकट्ठा होते हैं तो किस प्रकार वह आंकड़े वो आगे चल करके दूसरे आंकड़े से मिलते हैं, वो उसमें बताया या दर्शाया जाता है ना। सहसंबंध का मतलब होता है अंग्रेजी में कोरिलेशन, कोरिलेटिव करके अपन को आगे बताना पड़ता है। आगे अपन लिखेंगे, छठवां इधर है तो थोड़ा सा जगह है तो सातवां इधर कर लेते हैं अपन, सातवां बिंदु।
विभिन्न आंकड़ों से संबंधित पुराने नियमों की परीक्षा करना और नए नियमों का निर्माण करना। विभिन्न आंकड़ों से संबंधित बहुत सारे जो आंकड़े किसी अनुसंधान या शोध कार्य में अपन कर रहे हैं उसमें प्राप्त होते हैं, तो उन शोध कार्यों या अनुसंधान में कई प्रकार के आंकड़े या तथ्य हमें मिलते हैं। उनसे संबंधित पुराने जो नियम हैं उनकी हम परीक्षा भी करते हैं कि भाई यह नियम सही है कि नहीं है। जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि पुराना ये जो नियम है वो सही है और नए नियमों का निर्माण, उससे संबंधित और भी जो ये कोरिलेशन की बात आ रही है, सहसंबंध स्थापित करके हम नए नियम का निर्माण कर सकते हैं। ये इसमें बात आ रही है। 8वां जो है निष्कर्ष संबंधी आंकड़ों या तथ्यों को निष्कर्ष संबंधी आंकड़ों या तथ्यों को सरल व सुबोध बनाना। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के जो आंकड़े होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और कई प्रकार के आंकड़े कठिनाई स्तर पे होते हैं। तो जब निष्कर्षतः उनका निकाला जाता है, वो जो कठिनाई स्तर के जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उसको किस प्रकार सरल व सुबोध व सुसंगत बनाया जाता है, वो इसके माध्यम से शिक्षा व मनोविज्ञान में सांख्यिकी के माध्यम से। अब हम इसके आगे चलते हैं। सांख्यिकी में या सांख्यिकी की आवश्यकता व महत्व व उपयोगिता, कुछ भी आ जाए परीक्षा में, इन तीनों में से आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। आवश्यकता में पहला जो है छात्रों को समझने के लिए, सांख्यिकी की आवश्यकता, नीड ऑफ स्टैटिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स एंड यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स। इस तरह से क्या है, इन तीनों का लगभग एक ही वो अगर आता है तो थ्योरेटिकल रूप में आप लिख सकते हो। सांख्यिकी की आवश्यकता व महत्व के विषय में रोसमैन ने कहा है कि हम सांख्यिकी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। प्राकृतिक घटना एवं मानव व अन्य क्रियाओं के लगभग प्रत्येक पहलू का अब सांख्यिकी द्वारा मापन किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। एक और जो विद्वान हुए हैं वो बाउले, वो भी कहते हैं सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषाओं के ज्ञान के समान है, जो किसी परिस्थिति किसी समय भी लाभप्रद हो सकता है। अर्थात इन दोनों ही महानुभावों का कहना है कि सांख्यिकी किसी भी घटना प्रदान में यदि उपयोग करते हैं तो उसके सटीक
अब क्या कहते हैं, परिणाम आते हैं, निष्कर्ष आते हैं। अब आगे चलते हैं छात्रों के समझने के लिए। वो दूसरा जो है शिक्षक के व्यावसायिक कुशलता के लिए, शिक्षक की व्यावसायिक कुशलताओं के लिए तीसरा है विद्यालय के लिए, चौथा है मूल्यांकन के लिए, पांचवा है शोध व अनुसंधान के लिए, और अंत में है मनोविज्ञान के लिए। इस तरह से क्या है, इसकी आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल अपन छात्रों को समझने के लिए, सांख्यिकी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। आज प्रत्येक देश में लाखों करोड़ों छात्र पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि में कई प्रकार से उनके विभिन्नताएं व विविधताएं देखने को मिलती है। इन सब बातों का विभिन्न विधियों, प्रविधियों द्वारा समय समय पर परीक्षण भी किया जाता है, टेस्ट भी लिए जाते हैं। सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इन परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण करके छात्रों का हित ध्यान में रखते हुए आगे काम करती है। इस विश्लेषण के आधार पर ही उनकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, है ना, विविधताओं या विभिन्नताओं आदि के अनुसार उनकी शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देकर उनके भावी जीवन को सफल बनाया जा सकता है। यदि छात्रों को आप यहाँ समझेंगे नहीं तो छात्रों की उन्नति संभव नहीं है। किसी भी देश की उन्नति देखनी है तो वहाँ के छात्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उनकी कई प्रकार की रुचियाँ होती है, कई प्रकार के उनके जो रुझान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कई प्रकार की जो क्षमताएं होती है, कई प्रकार की उनमें योग्यताएं भी होती है। उनको योग्यताएं, कई प्रकार की योग्यताएं भी होती हैं। उन सभी को समझ करके उन्हें शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन देने में काम आता है। आजकल छोटे छोटे जो स्कूल्स हुए हैं, छोटे से लेकर के बड़े स्कूल्स, उनमें नवीन विधि व प्रविधि में एक साइकोलॉजी है ना, मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान का जो शिक्षक है वो मनोविज्ञान शिक्षक आवश्यक कर दिया है। ये माध्यमिक शिक्षा में, अर्थात 12वीं कक्षा की जब आप पढ़ाई करते हो अथवा 10वीं कक्षा में जब आप पढ़ाई करते हो तो इनकी सहायता से वो क्या है, अनेक प्रकार के परीक्षण करते हैं। उन परीक्षणों से ये पता करते हैं कि भाई अमुक छात्र कौन सी क्षेत्र में जाना चाहता है और कौन से क्षेत्र में वह कम रुचि रखता है, कम रुझान रखता है। उसकी क्षमताएं व योग्यताओं को पहचान करके उसे अमुक अमुक क्षेत्र में क्या है, आगे बढ़ाया जाता है, उसे आगे अग्रसर किया जाता है, इसकी पहचान की जाती है। तो कब होता है, उस मनोविज्ञान क्या कहता है, सांख्यिकी शिक्षा मनोविज्ञान का सहायता लेकर सांख्यिकी सहायता से उनके जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं, अनेक प्रकार के जो टेस्ट वगैरह जो है वो लिए जाते हैं, उनके माध्यम से इनमें उनका पता करके उनको अमुक क्षेत्र में उतारने के लिए अभिभावकों को जानकारी देता है। अगला जो है शिक्षक की व्यावसायिक कुशलता के लिए आवश्यक।
यह भी बहुत अच्छा बिंदु है। सांख्यिकी शिक्षक को अपने व्यवसाय में कुशलता प्रदान करती है। यह उसे विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं को लेने, उनके परिणामों का विश्लेषण करने और परिणामों के आधार पर छात्रों की वास्तविक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायता करती है। इसलिए सांख्यिकी शिक्षक के व्यावसायिक प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग है। शिक्षक की व्यावसायिक, शिक्षक ने एक व्यवसाय के रूप में शिक्षक का चयन किया है, तो उसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है। उन एबिलिटी को पहचानने के लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती है। उन एबिलिटी को पहचानने के लिए आजकल क्या है, कंप्यूटर ने क्या कर रहा है, वर्तमान में TLM के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से कंप्यूटर का जो योगदान है वो बढ़ गया है। तो एक टीचर को ICT का ज्ञान जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान उसे महत्वपूर्ण हो गया है। वो अपनी योग्यता जो है इसके माध्यम से अपनाता है। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कंप्यूटर में क्या है, जब अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है, योग्यताओं को पहचान लेता है, उसके माध्यम से जब टीचिंग करता है तो अनेक प्रकार से वह कंप्यूटर का उपयोग करते हुए उनकी जो शिक्षक जो विधि है या प्रविधि है उसका उपयोग करते हुए विषय सामग्री को सरल व सुगम बनाने के लिए और साथ ही साथ सभी बालक बालिकाओं के स्तर तक विषय सामग्री पहुंच जाए और उनको अधिक से अधिक समझ में आए, इसका प्रयास वह करने लगा है। तो जिस शिक्षक को जितना अच्छा TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ज्ञान होगा, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान होगा, अपनी एबिलिटी पहचान सकेगा और कंप्यूटर के माध्यम से क्योंकि शिक्षा प्रदान कर सकेगा। वर्तमान में शिक्षा जो है क्या हो गई है, डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। अब अनेक प्रकार की जो 10वीं और 12वीं की जो या अथवा माध्यमिक जो कक्षाएं हैं या उच्च माध्यमिक वाली जो कक्षाएं हैं वो TLM और कंप्यूटर के माध्यम से अधिक अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक शिक्षक को अपनी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, उसका जो शिक्षण है वो प्रभावी होना चाहिए। वो इन ICT के माध्यम से उन सबको वो चेक कर सकता है और अपनी एबिलिटी को विषय के अनुरूप करके उसे और अच्छा करने का प्रयास वह कर सकता है। विद्यालय के लिए भी आवश्यक है। तीसरा जो बिंदु है, विद्यालय को अपनी क्रियाओं का सुगमता से प्रदर्शन करने के लिए सांख्यिकी का योग देती है। यह विद्यालय के आय व्यय, छात्र संख्या, परीक्षा फल, खेलकूद, उपलब्धियों का प्रतिवर्ष संकलन एवं सारणीकरण करके उनकी उन्नति या अवनति का संक्षिप्तता पर पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। उसे देखकर विद्यालय निरीक्षक और प्रशासक थोड़े ही समय में उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाते हैं। सांख्यिकी के माध्यम से विद्यालय की समस्त जो गतिविधि होती है उस पर नज़र रखी जाती है और नज़र ही नहीं रखी जाती बल्कि उस गतिविधियों को संकलित करके क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। संकलित करके जब इकट्ठा करते हैं तो कई प्रकार की जो, जैसे मान लीजिए परीक्षा फल में का आता है, क्योंकि विद्यालय में कई प्रकार की कक्षाएं होती है। परीक्षा फल ही नहीं, खेल कूद में कौन कौन अच्छा है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। खेल कूद ही नहीं, कौन कौन सी उपलब्धि विद्यालय ने प्राप्त करी है इस वर्ष उसका भी पता लगाया जाता है ना। उपलब्धि ही नहीं बल्कि प्रतिवर्ष उसने कौन कौन सी उन्नति या नवीन बातों का ध्यान दिया है उसका ध्यान रखा जाता है ना। और इन सब की क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। सारणी बना करके सारणीकरण करते हैं। जब सारणीकरण करते हैं तब सारी बातें वहाँ पर प्रस्तुत होती है। मान लीजिए एकाएक किसी विद्यालय का निरीक्षण कार्य जब होता है, करने आता है, तो उसे संक्षिप्त रूप में सारी बातें उसके समक्ष रखी जाती है। तो संक्षिप्त रूप में करने के लिए क्या करते हैं, सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है कि हमने किस प्रकार विद्यालय को जो है विद्यालय की क्या है गरिमा को क्या बनाए रखा है या संचय कर रखा है।
अब अपन इससे आगे चलते हैं मूल्यांकन के लिए। आप सभी भी जानते हैं कि मूल्यांकन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी का प्रयोग शिक्षा और मनोविज्ञान संबंधी अनेक परीक्षाओं के मूल्यांकनों या परिणामों अथवा उसके परीक्षणों अथवा अन्य और भी जो बातें हैं वो सब इसमें आती है का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जैसे बुद्धि परीक्षाएं, ज्ञान या योग्यताएं परीक्षाएं, निदान परीक्षाएं या उपलब्धि परीक्षण इत्यादि इत्यादि। विद्यालय में जब मूल्यांकन की बात आती है तो उसकी सबसे पहले उपलब्धि की बात यहाँ पर आती है कि विद्यालय ने कहाँ क्या किया है। यहाँ पर जब बुद्धि बालक बालिकाओं के अनेक प्रकार की जो बुद्धि की बात आती है कि कितने प्रकार की बुद्धि के बालक बालिकाएं यहाँ पर होते हैं, है ना। तो उनकी जब कई मनोवैज्ञानिक जैसे स्टैनफोर्ड वाली जो बुद्धि परीक्षण है, एक सिद्धांतात्मक है, द्विसिद्धांतात्मक है या सर्वत्र वाले सिद्धांत है, तो उसमें निम्न बुद्धि वाले, है ना, उच्च बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले, इनकी क्या है जांच की जाती है। और जो उनके आंकड़े अपने मिलते हैं, तथ्य अपने को मिलते हैं, वो सांख्यिकी के माध्यम से उसमें जो भी सूत्र लगता है, सूत्र के माध्यम से परीक्षा परिणाम तक अपन पहुंचते हैं और इनमें उन्नति का अपन जगा सकते हैं। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षण भी होते हैं। यदि कोई उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत निदानात्मक और उपचारात्मक दो प्रकार के जो परीक्षण आते हैं, तो किसी विद्यार्थी जो छात्र है वो किस प्रकार अपने विषय में पीछे हो रहा है, कोई जो छात्र है अन्य विषय में किस प्रकार आगे हो रहा है, उन सभी बातों को देखा जाता है। यदि छात्र पिछड़ रहा है तो उसका उपचार किया जाता है। तो इसके अंतर्गत निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण छात्रों को दिया जाता है। तो यह भी आंकड़े मिलने के आधार पर ही होता है, परीक्षा का आकलन करने पे। इसी प्रकार एबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब टेस्ट होते हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो तय होते हैं। इन टेस्टों में पूर्व में ही सब सारे जो उसमें शब्दों का या वाक्यों का निर्माण होता है, उन शब्दों वाक्यों का निर्माण जब अपन कक्षा कक्ष में इनको प्रसारित करते हैं तो उन बालक बालिकाओं की योग्यताओं की पहचान होती है उन परीक्षणों के माध्यम से कि कितने छात्र आपके खेल कूद में रुचि रखते हैं, कितने छात्र संगीत में रुचि रखते हैं, कितने का छात्र पढ़ाई में रुचि रखते हैं, है ना। तो इसमें इंटरेस्ट टेस्ट भी आ सकता है और बहुत सारे टेस्ट है ना, क्रिएटिविटी टेस्ट भी आ सकता है। इस प्रकार से कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। उन सभी छात्रों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से भी सांख्यिकी की आवश्यकता है। मूल बात यहाँ पर यह आ रही है। पांचवा जो है आपका अनुसंधान कार्यों के लिए या शोध कार्यों के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। लगभग सभी देशों में समय की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि में परिवर्तन की मांग की जाती है। इस मांग को पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के शैक्षिक परीक्षण और शोध और अनुसंधान कार्य समय समय पर किए जाते हैं। सांख्यिकी की सहायता से इन कार्यों और परीक्षणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की जांच भी की जाती है। इससे न केवल उनकी त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है बल्कि उनकी उपयोगिता के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। अब जैसे अनुसंधान व शोध कार्य जब प्रारंभ होते हैं तो उसमें कई प्रकार की बात आती है कि भाई शिक्षा के लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति हुई तो कहाँ तक हुई, किस सीमा तक हुई, इस पर अभी रिसर्च कार्य चल रहे हैं और चलते रहते हैं। शिक्षा के अंतर्गत ये कार्य चल रहे हैं। शिक्षण विधियाँ व प्रविधियाँ कितनी प्रभावित हुई, यह भी अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि इन विधियों प्रविधियों में क्या परिवर्तन लिया जाए। डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, शिक्षा में कंप्यूटर की बात कर रहे हैं अपन, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम
परिवर्तन की बात अपन कर रहे हैं कि इसको हमें कम करना चाहिए, तो कम करें तो कितना करना चाहिए, कितनी आवश्यकता है। उद्देश्यों व लक्ष्यों में शिक्षा का उद्देश्य व लक्ष्य ये होता है कि भी उसके जो छात्र छात्राएं हैं अधिक से अधिक उन्हें रोजगार प्राप्त हो। यदि रोजगार न हो तो वे अपने व्यवसाय मतलब कर सकें, बेरोजगार की जो है वो कम हो। ये सब सारी बातें यहाँ पर आती है। तो शिक्षा प्रभावी नहीं हो रही है, मूल्य परक शिक्षा नहीं हो रही है, तो शिक्षण व प्रविधियों में क्या अंतर, मतलब क्या विकास किया जाए, कौन सी जो विषय वस्तु है कठिनाई स्तर पर उनको दूर किया जाए। तो कक्षा का शो क्या किया गया है, शिक्षण विधि व प्रविधियों के अंतर्गत पाठ्यक्रम परिवर्तन के अंतर्गत उनको डिजिटाइजेशन अभी वर्तमान में कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन की बात चल रही है तो एक शिक्षक को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर के ज्ञान जब होगा तो वो अपने क्या है पेन ड्राइव के माध्यम से कंप्यूटर में वो चीज़ लगाएगा और डिजिटल स्क्रीन सामने आएगी और वहाँ पर विषय वस्तु को वह पूर्ण रूप से समझा सकता है। तो इस तरह से क्या है, जब शोध व अनुसंधान कार्य किए गए तब पता लगाया गया कि भी अपनी जो शिक्षण सामग्री है उसे छात्रों तक, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, छात्रों तक पहुँचाने के लिए अनेक माध्यमों का जो सहारा क्या है अब लेने लगा है। तो जब अनेक माध्यमों का सहारा शिक्षक लेने लगा है, उसके माध्यम से जब वो क्या अपना शिक्षण कार्य करता है तो उसकी शिक्षण प्रभावी होती है और सभी बालक बालिकाओं के तक पहुंचने के लिए सुगमता प्रदान करती है। अंत में मनोविज्ञान के लिए यह भी अच्छा बिंदु है। सांख्यिकी के ज्ञान के अभाव में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में पूर्ण सफलता मिलनी असंभव है। कारण यह है कि इस विषय की पुस्तकों में विविध प्रकार के प्रयोग और परीक्षणों के परिणाम सांख्यिकी की विधि के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः सांख्यिकी को मनोविज्ञान के सब छात्रों के प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान के लिए भी शिक्षण आवश्यक है। कारण यह है कि इस विषय की पुस्तकें जो है हमारे पास में ढेरों सारी उपलब्ध है, परंतु उसका जो समय अनुसार जो ज्ञान है वो कम ही छात्रों को देखने को मिला है। जब मनोविज्ञान का उपयोग किसी छात्र छात्रा को अपन करते हैं उसके सुधार के लिए, तो वह क्या है समय मांगता है। जैसे आपने तारे ज़मीं पर पिक्चर देखी होगी, इस प्रकार की और भी फिल्में बनी है कि इस प्रकार के जो छात्र है उनका निदान कैसे किया जाए, उसका जो निदान है अपन कैसे, वो छात्र किस प्रकार से सोचता है, तो इसमें मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब तक वो छात्र को अपन समझेंगे नहीं तो वो शिक्षण कार्य वो करेगा नहीं। तो शिक्षण कार्य को सरल, सहज और उसके कसरत के वातावरण को, विद्यालय के वातावरण को मनोविज्ञान की सहायता से सकारात्मकता बनाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, मूल्यों की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, है ना, अन्य शिक्षण की जो संरक्षकता है उसकी बात वहाँ पर होती है। तो कई प्रकार के लिए भी क्या है इसकी आवश्यकता हमें होती है। निष्कर्षतः अंत में हम कह सकते हैं बाउले के शब्दों में, बाउले जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बाउले मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनके शब्दों में हम कह सकते हैं सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषाओं के ज्ञान के समान है, जो किसी परिस्थिति में किसी समय भी लाभप्रद हो सकता है। ये कहते हैं सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषाओं के ज्ञान के समान है, जो किसी परिस्थिति में किसी समय भी लाभप्रद हो सकता है। निष्कर्षतः इन्होंने मनोवैज्ञानिक है,
बाउले इन्होंने कहा है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज जो सांख्यिकी के बारे में हमने पढ़ा है, इससे संबंधित यदि कोई समस्या है तो आप शनिवार समूह में मुझसे 12 से 2 के बीच में मिल सकते हैं। हम इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद।